फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर नंबर 5 है किस चीज का? जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स का यूनिट नंबर 6 केमिस्ट्री का ये जो है लेक्चर नंबर 5 मैं लेकर आया हूँ। इस लेक्चर के अंदर हमें जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर यानी कि तांबे का किस तरह से निष्कर्षण किया जाता है, वह निष्कर्षण तांबे का हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, काफी कुछ समझ में आएगा। और एक और बात बता देता हूं, इस लेक्चर के बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए लेक्चर लेके आऊंगा मैं इस लेक्चर के बाद वाला, लेकिन इस लेक्चर को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में जो आगे का लेक्चर लेके आ रहा हूं उसमें से काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव और काफी ज्यादा क्वेश्चन बनकर आते हैं। वो लेक्चर जल्द ही लेकर आऊंगा, इसके नेक्स्ट वीडियो में वही लेक्चर रहेगा, लेकिन उससे पहले आपको ये लेक्चर समझना बहुत जरूरी है। इसको समझिएगा अच्छे से, ध्यान लगाकर। क्या करें? कॉपी पेन लेकर बैठें और लेक्चर को जरूर देखें। आप देख रहे हैं पीवी सर की क्लासेस और मैं हूं पवन विश्वकर्मा। तो ध्यान से देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स का जो है लेक्चर नंबर कौन सा है? आपका लेक्चर नंबर ये है आपका 5। लेक्चर नंबर 5 में हमें दिखाई दे रहा होगा कॉपर। तो देखिए कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर होता है 29 और एटॉमिक वेट कितना होता है? 63.5 यह कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है। अब ध्यान से देखिए कि हमारे आसपास जो होता है कॉपर जो होता है काफी मात्रा में पाया जाता है। कॉपर जो होता है काफी मात्रा में कई मंदिरों में आपने देखा होगा कि कुछ अंगूठियां आती है वो कॉपर की आती है। उसके बाद जो होता है हमारे घरों में अगर प्राचीन संस्कृति की बात की जाए तो कॉपर से बने हुए जो होते हैं या तांबे से बने हुए लोटे के अंदर जो है पानी पीना काफी मतलब बीमारियों को जो है दूर कर देता है। तो ऐसे कॉपर को एक्सक्रेट कैसे किया जाता है? क्योंकि बड़ी मान्यता रही है, धार्मिक दृष्टि से भी इस कॉपर की बड़ी मान्यता हमारी संस्कृति में रही है। तो ऐसे ही कॉपर को एक्सक्रेट कैसे किया जाता है, कॉपर को निकाला कैसे जाता है, वही चीज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए कॉपर, इस कॉपर का परमाणु क्रमांक मैंने आपको बता दिया है, परमाणु भार मैंने आपको, एटॉमिक नंबर 29, एटॉमिक वेट कितना है? 63.5 इसका जो है एटॉमिक वेट है। अब देखते हैं इसके तांबे के अयस्क और कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव बन के आते हैं इसमें से। और कौन कौन से और है, कौन कौन से अयस्क जो होते हैं तांबे के रहते हैं। तो पहला अयस्क मैंने लिख दिया है क्यूप्राइट। क्यूप्राइट जिसका फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले 100% आते हैं। क्यूप्राइट Cu2O, इसको रूबी कॉपर भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? रूबी कॉपर, रूबी कॉपर भी बोलते हैं। इसका एक और नाम लिख दिया मैंने, रूबी कॉपर इसको बोला जाता है। अगली चीज है कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला Cu2S, Cu2S। थर्ड है मैलेकाइट, काफी बार पूछा जाने वाली चीज है मैलेकाइट, CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस मैलेकाइट का फॉर्मूला है। उसके बाद आता है टेमोराइट, ये भी कॉपर का एक जिसका फॉर्मूला होता है कॉपर का, और ऑफ कॉपर में CuO इसका फॉर्मूला है, CuO इसका जो है फॉर्मूला रहता है। एजोराइट का फॉर्मूला दिखाई दे रहा हो 2CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। अगली चीज आपको दिखाई दे रही होगी लास्ट छठा वाला कॉपर पाइराइट, यह काफी इंपॉर्टेंट है। कॉपर पाइराइट जिसका फॉर्मूला CuFeS2 होता है, CuFeS2 होता है। यह जो कॉपर पाइराइट होता है
यह कॉपर पायराइट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन जितने भी ओर्स मैंने लिखे हुए हैं उसमें से छठे नंबर का जो ओर होता है इसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में कॉपर पाया जाता है, और भारत में भी सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है। ये भारत में कहाँ है इसकी जो होती है, तो भारत में जो है यह कॉपर के अयस्क जो होते हैं मुख्यतः आपको मिलते हैं राजस्थान, मैसूर, उसके बाद सिंहभूमि, बिहार, वहां पर कॉपर जो होते हैं भरपूर मात्रा में आपको मिलते हैं, है ना। तो यह जो कॉपर होता है इसको ज्यादातर हम यूज में लाते हैं, इसीलिए इसी से रिलेट जो है हम एक्सट्रैक्शन की जो है मेथड वो पढ़ेंगे। एक्सट्रैक्शन की मेथड जो है वह कॉपर पायराइट से ही रिलेटेड हम पढ़ेंगे। किससे रिलेटेड पढ़ेंगे? कॉपर पायराइट से रिलेटेड। इनको हम नहीं पढ़ेंगे, इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। प्लीज आप जो है इन फॉर्मूलों को क्या कर ले, नोट डाउन कर लें। आप क्या कर ले, फॉर्मूलों को एक एक फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर ले। हम कॉपर पायराइट से ही जो है कॉपर को निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, इस पूरे जो है बोर्ड का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आते हैं हम नीचे। अच्छा, कॉपर पायराइट से कॉपर किस तरह से निकालेंगे? कॉपर पायराइट से कॉपर निकालने के लिए हम जो है मुख्यतः 5 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है अपने को। कौन कौन से 5 प्रोसेस है? तो भाई पहले तो जो है जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में हमने क्रशिंग मतलब पीसना होता है, तो हम सबसे पहले तो इसको पीसेंगे, है ना। कॉपर के जो अयस्क होते हैं ये लम्प्स के रूप में होते हैं, बड़े बड़े ढेले के रूप में रहते हैं, तो उन्हें जो है सबसे पहले क्या किया जाता है, पीसा जाता है। पीसने के बाद उसका कंसंट्रेशन किया जाता है। कंसंट्रेशन के ऊपर वीडियो बना रखी है। यदि आपने पुरानी कंसंट्रेशन के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप आई बटन में जाकर कंसंट्रेशन की वीडियो जरूर देख लें, है ना। कंसंट्रेशन जो होता है वह कंसंट्रेशन इस कॉपर पायराइट का कंसंट्रेशन जो होता है वह फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा इसका जो है सांद्रण किया जाता है ना। रोस्टिंग, अब क्या करते हैं, इसको रोस्टिंग करते हैं। तो याद रखिएगा आयरन की जो है एक्सट्रैक्शन में भी मैंने रोस्टिंग के बारे में बताया था। रोस्टिंग जो होती है रिवर बैटरी फर्नेस यानी कि परावर्तनीय भट्टी के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? परावर्तनीय भट्टी या रिवर बैटरी फर्नेस के अंदर होती है। स्मेल्टिंग मतलब प्रगलन, है ना, यानी कि अयस्क को गलाना, उस ओर को गला देना। तो यह जो होता है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर होता है। पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ रखा है। यदि आपने पिछली वीडियो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन या फिर वात्या भट्टी या फिर ब्लास्ट फर्नेस की वीडियो नहीं देखी है तो आप क्या करें, आई बटन में जाएं और आई बटन में ब्लास्ट फर्नेस की वीडियो जरूर देख लें, है ना। और लास्ट प्रोसेस होती है कॉपर के एक्सट्रैक्शन में बेसेमराइजेशन या फिर बेसेमीकरण। क्या होती है? बेसेमीकरण या बेसेमराइजेशन यह प्रोसेस रहती है। तो इस तरह से इन 5 प्रोसेस के थ्रू जो होते हैं हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो है हमें कॉपर जो होता है वो मिल जाता है। 98% जो है प्योर कॉपर अपने को मिल जाता है। और मैंने आपको जो है कुछ इससे पिछला जो है एक लेक्चर जो है वह आया था सीएससी ओलंपियाड के बारे में जो है मैंने आपको बताया था। सीएससी ओलंपियाड जो होती है 3rd क्लास से लेकर 12th क्लास तक के नेशनल लेवल की एक एग्जाम होती है, ऑनलाइन एग्जाम होती है, जिसमें आपको फॉर्म भरने पड़ते हैं। आप गूगल सर्च कीजिएगा सीएससी ओलंपियाड और आप जो है जरूर से जरूर आप जो है उसमें क्या करें, पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इससे आपका नॉलेज निखरेगा। और साथ ही साथ उसमें कुछ प्राइज भी होते हैं। वो प्राइज के साथ साथ मेरिट लिस्ट भी उसमें बनती है। तो प्लीज आप जो है गूगल सर्च मारिएगा। गूगल सर्च पे पूरे का पूरा जो है आपको जानकारी उसके बारे में मिल जाएगी, सीएससी ओलंपियाड के बारे में। तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, इस ओलंपियाड में जो है हिस्सा ले सकते हैं। तो अभी फिलहाल तो हम जो है हमारा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका भी आप क्या करें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, या फिर आप क्या करें, इसको नोट डाउन कर लें।
दिखाई दे रही है आपको क्रशिंग, है ना। क्रशिंग में क्या किया जाता है कि जो आपका कॉपर पाइराइट है, कौन होता है, कॉपर पाइराइट को क्या किया जाता है, बारीक पीसा जाता है। क्या किया जाता है, बारीक पीस लिया जाता है, बारीक पीस लिया गया है। अब ये जो बारीक पीसा हुआ क्रश्ड जो आयरन पाइराइट होता है, मतलब ये और जो होता है इसको कंसंट्रेशन का टाइम होता है, इसका क्या किया जाता है, सांद्रण किया जाता है। वह सांद्रण कौन सी विधि द्वारा होता है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस द्वारा। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस द्वारा इसका क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं हम, है ना, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, या फिर इसको हम हिंदी में बोलते हैं झाग उत्प्लावन विधि। इसके द्वारा इसका जो है क्या किया जाता है, सांद्रण किया जाता है, कंसंट्रेशन किया जाता है। लास्ट आता है, थर्ड वाला आता है अपना रोस्टिंग, लास्ट नहीं है क्योंकि फोर्थ फिफ्थ तो बाकी है अभी, है ना। तो अब आती है रोस्टिंग। तो जो रोस्टिंग होती है इसमें क्या किया जाता है, वायु की उपस्थिति, ये जो आप फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस द्वारा जो कंसंट्रेशन किया है, जिस आयरन पाइराइट का कंसंट्रेशन किया है, यह कंसंट्रेटेड ओर, यानी कि आयरन पाइराइट जो होता है, कंसंट्रेटेड आयरन पाइराइट या फिर कंसंट्रेटेड ओर भी इसको बोल सकते हैं। कंसंट्रेटेड जो ओर होता है वह कंसंट्रेटेड ओर या सांद्रित जो अयस्क होता है उसको रोस्ट किया जाता है, जारण किया जाता है। इसका नाम होता है जारण या फिर भर्जन, है ना, जारण या फिर इसका क्या किया जाता है, भर्जन किया जाता है ना। तो इसमें क्या किया जाता है, ऑक्सीजन जो है वह ऑक्सीजन इसके ऊपर प्रवाहित कराई जाती है। एक बात याद रखना, यह प्रोसेस रिवर बैटरी फर्नेस के अंदर होती है, मतलब परावर्तनीय भट्टी के अंदर होती है। पिछले वीडियो में बताया था मैंने, परावर्तनीय भट्टी, रिवर बैटरी फर्नेस, इसमें होती है यह, क्लियर हुई। अब आती है रोस्टिंग क्यों जरूरी है, इस चीज को ध्यान से देखिए, रोस्टिंग क्यों जरूरी है, एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा, रोस्टिंग क्यों जरूरी है। तो इस रोस्टिंग को करने से क्या होता है, पहली चीज ये होती है कि रोस्टिंग करने से नमी दूर हो जाती है। पहली चीज ये होती है कि रोस्टिंग करने से क्या हो जाती है, नमी दूर हो जाती है। पहली चीज होती है कि नमी दूर हो जाती है, मतलब ह्यूमिडिटी जो होती है वह क्या हो जाती है, वॉश्ड अवे हो जाती है। सेकंड होती है आपकी, सेकंड चीज क्या है, नमी दूर हो गई। आर्सेनिक और एंटीमनी की अवाष्पशील अशुद्धियां होती है जो कि दूर हो जाती है। आर्सेनिक और साथ ही साथ एंटीमनी, आर्सेनिक और एक और क्या होता है, एंटीमनी, मतलब Sb की अवाष्पशील अशुद्धियां, अवाष्पशील अशुद्धियां दूर हो जाती है, अशुद्धियां दूर हो जाती है। 2 पॉइंट कंप्लीट हुए, है ना। आर्सेनिक और एंटीमनी के अवाष्पशील अशुद्धियां क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। आपका जो है थर्ड, रोस्टिंग क्यों जरूरी है ना, तो थर्ड भी आपका रहेगा कि इसमें क्या होता है कि जो सल्फर ऑक्सीकृत होकर क्या होता है, सल्फर ऑक्सीकृत होकर सल्फर SO2 बना लेता है। जो बाहर निकल जाती है, जो क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, लिख लीजिएगा, है सल्फर ऑक्सीकृत होकर SO2 बना लेती है, जो कि क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। कौन कौन सी, 3 चीजें हुई, रोस्टिंग, है ना। रोस्टिंग करने से फायदा क्या है कि जो होती है अपना जो और है कंसंट्रेटेड और, उसमें अगर हम O2 जो है वह प्रवाहित करवाएंगे, O2 से रिएक्ट करवाएंगे, एयर के साथ उसको जलाएंगे, तो उससे क्या होगा कि नमी तो दूर हो जाएगी, ह्यूमिडिटी दूर हो जाएगी, साथ ही साथ आर्सेनिक और एंटीमनी की जो होती है नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज होती है, वह इम्प्योरिटीज भी, नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज या अवाष्पशील इम्प्योरिटीज जो होती है वह भी गायब हो जाती है।
तीसरी चीज है सल्फर ऑक्सीकृत होती है ना, सल्फर ऑक्सीडाइज्ड होती है और SO2 बना लेती है, सल्फर डाइऑक्साइड बना लेती है, जो कि क्या हो जाती है लास्ट में जाकर बाहर निकल जाती है। अगला पॉइंट इज द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है ना, कॉपर पाइराइड कॉपर तथा आयरन सल्फाइड के रूप में बदल जाता है। कॉपर पाइराइड क्या करता है, कॉपर पाइराइड कॉपर तथा आयरन सल्फाइड के रूप में बदल जाता है। कॉपर पाइराइड कॉपर पाइराइड का फॉर्मूला क्या होता है अपना, CuFeS2 ये आपका कॉपर पाइराइड का फॉर्मूला है, CuFeS2 है ना। ये कॉपर पाइराइड क्या होता है कि यह कॉपर पाइराइड आपका किस किस चीज में बदल जाएगा, तो यह कॉपर पाइराइड जो होता है वह आपका कॉपर ऑक्साइड कॉपर और आयरन के सल्फाइड में बदल जाता है। कॉपर व आयरन सल्फाइड में बदल जाता है। रिएक्शन लिखने बहुत जरूरी है। कॉपर पाइराइड जो होता है कॉपर तथा आयरन सल्फाइड के रूप में बदल जाता है। अब हम इसके रिएक्शन जरूर लिखेंगे, रिएक्शन क्या होती है, किस तरह से बदलता है, तो वो रिएक्शन अपन लिखने वाले हैं। तो CuFeS2 प्लस O2 से जब रिएक्ट करेगा ना, मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं करूंगा, रिएक्शन आप जो है खुद बैलेंस करेंगे, रिएक्शन को खुद बैलेंस करेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ इन चीजों को लिख देता हूं। कॉपर और आयरन सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड मतलब Cu2S प्लस आयरन सल्फाइड मतलब FeS इसमें बदल जाता है, FeS में बदल जाता है। साथ ही साथ इसमें SO2 बाहर निकल जाती है। कौन बाहर निकल जाती है, SO2 जो होती है वह बाहर निकल जाती है ना। तो कॉपर CuFeS2 जो होता है O2 के साथ जब रिएक्ट करती है तो कॉपर सल्फाइड तथा आयरन सल्फाइड जो होता है इसमें बदल जाएगी। कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड के अंदर जो होती है वह बदल जाती है और सल्फर डाइऑक्साइड क्या बनती है, जो कि क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। अगली आती है पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनको जो है मैं क्या कर रहा हूँ, हमारा जो है स्मेल्टिंग और बेसेमराइजेशन बचा हुआ है, लेकिन अभी इसका जो है पांचवा पॉइंट और बचा हुआ है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा ना। पांचवा पॉइंट ध्यान से देखिए, पांचवा पॉइंट इधर लिख रहा हूं मैं। फिफ्थ पॉइंट, और फिफ्थ पॉइंट क्या है, तो वह बनेगा भाई Cu2S और FeS। इसी के ऊपर बनने वाला है कि यह जो सल्फाइड होते हैं ना, यह सल्फाइड क्या करते हैं, ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करते हैं या ऑक्सीकृत होते हैं, और ऑक्सीकृत होने पर जो होते हैं किस किस चीज में बदल जाते हैं, यह ऑक्साइड्स के रूप में बदल जाते हैं। किसके रूप में बदल जाते हैं, ऑक्साइड के रूप में बदल जाते हैं। जो कॉपर सल्फाइड और एक और आयरन सल्फाइड, दो चीजें थी आपके पास, आयरन कॉपर सल्फाइड है और आयरन सल्फाइड, दोनों ही क्या करेंगे, कॉपर सल्फाइड भी ऑक्साइड में बदल जाएगा, आयरन सल्फाइड भी ऑक्साइड में बदल जाएगा। मतलब कॉपर सल्फाइड क्या बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा, और आयरन सल्फाइड क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा। तो ध्यान से देखिए कैसे बनाएगा, तो कॉपर सल्फाइड जो होगा वह तो क्या करेगा, Cu2S प्लस O2 से जब रिएक्ट करेगा ना, तो डायरेक्टली रिएक्ट करने पर क्या बना लेगा, कॉपर सल्फाइड मतलब कि कॉपर ऑक्साइड CuO बना लेगा। क्या बना लेगा, CuO बना लेगा प्लस
प्लस SO2 गैस फिर से बाहर निकाल देगा, SO2 गैस फिर से बाहर निकाल देगा, है ना। बैलेंस आप खुद करिएगा, मैं बैलेंस एक भी रिएक्शन नहीं कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैंने बैलेंसिंग रिएक्शंस करवा दी है। बैलेंस करना जो है आपको खुद आना चाहिए। अगर आपने बैलेंसिंग नहीं सीखी है या फिर बैलेंसिंग आपको नहीं आती है, कम आती है, तो आप क्या करें, आप जो है आई बटन पर जाएं और इस बैलेंसिंग रिएक्शन को जो है जरूर देखें, तो आपको बैलेंसिंग रिएक्शंस आ जाएगी। या फिर हाउ टू, आप YouTube पर जाएं, YouTube पर जाकर जो है सर्च करें हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन बाय PV सर की क्लासेस, तो आपको जो है ये रिएक्शंस कंप्लीट मिल जाएगी। अगली चीज है आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड FeS प्लस ये भी O2 के साथ रिएक्ट करेगा और बना लेगा FeO प्लस SO2, क्या बना लेगा, SO2, और ये भी बाहर निकल जाएगा। इस तरह से आपको क्या क्या चीजें मिल गई, एक तो कॉपर ऑक्साइड मिल गया है और एक और आयरन ऑक्साइड मिल गया है। कॉपर ऑक्साइड भी मिल गया है और आयरन ऑक्साइड भी आपको मिल गया है। तो आप क्या करें, इस चीज का भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि हम जल्दी से जल्दी प्रगलन, स्मेल्टिंग और बेसिवराइजेशन को समझेंगे। स्मेल्टिंग में क्या होता है, जो स्मेल्टिंग हेडिंग डली हुई है, यानी प्रगलन, यानी कि अब जो आपने रोस्टिंग से जो ओर लिया है, रोस्टेड ओर है, जरित अयस्क है या फिर जो भर्जित अयस्क है, उस रोस्टेड ओर, भर्जित अयस्क या जरित अयस्क, जो भी आप बोलना चाहें, उस अयस्क को या उस ओर को जो होता है, क्या किया जाता है, स्मेल्ट किया जाता है या फिर उसको गलाया जाता है, जिसे अपन प्रगलन कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रगलन, या फिर स्मेल्ट किया जाता है, स्मेल्टिंग उसकी की जाती है। यह स्मेल्टिंग जो होती है, यह स्मेल्टिंग किसके अंदर की जाती है, तो यह स्मेल्टिंग की जाती है वात्या भट्टी के अंदर। किसके अंदर की जाती है, वात्या भट्टी के अंदर की जाती है, जिसे आप क्या बोलते हैं, ब्लास्ट फर्नेस बोलते हैं, ब्लास्ट फर्नेस बोलते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस के बारे में मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। ब्लास्ट, आपने पिछले वाली लेक्चर को जो है ब्लास्ट फर्नेस वाली रिएक्शन जो है या फिर ब्लास्ट फर्नेस बाय PV सर, आप YouTube पर सर्च कीजिएगा, आपको जो है मिल जाएगा ब्लास्ट फर्नेस का वीडियो, क्योंकि आपको देखना बहुत जरूरी है। आप यदि उसको देखोगे तो पूरा कंसेप्ट ब्लास्ट फर्नेस का समझ में आएगा, जो कि मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। क्लियर है। अब वात्या भट्टी या ब्लास्ट फर्नेस जो होता है, उसमें क्या किया जाता है, हम सिलिका क्या करते हैं, जो भर्जित अयस्क है, उस भर्जित अयस्क जिसे आप रोस्टेड ओर बोलते हो, क्या बोलते हो, रोस्टेड ओर, उस रोस्टेड ओर के साथ आप क्या मिलाते हो, सिलिका और कोक, ये मिला देते हो, सिलिका और कोक, ये चीजें आप मिला देते हो। अब जैसे ही ये चीजें मिलाते हो तो क्या होता है, इसके अंदर जो है रिएक्शंस होना प्रारंभ होती है, और इसीलिए मैंने ये चीजें मिटाई नहीं है पिछली वाली। तो ध्यान से देखिए, इसमें आपका जो आयरन ऑक्साइड होता है, यह आयरन ऑक्साइड रिएक्ट करता है सिलिका से, मतलब SiO2 से। जब यह रिएक्ट करता है तो यह बना लेता है FeSiO3, क्या बना लेता है, FeSiO3, जिसे आयरन सिलिकेट बोलते हैं अपन, आयरन सिलिकेट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयरन सिलिकेट इसको बोलते हैं अपन। क्या बोलेंगे, आयरन सिलिकेट इसको बोलेंगे। यह जो आयरन सिलिकेट होता है, यह ब्लास्ट फर्नेस के अंदर कॉपर के साथ पाया जाता है, और कॉपर, अब मेरी बात को सुनिएगा, कॉपर और आयरन सिलिकेट यानी FeSiO3, यह जो है यह धातुमल है। धातुमल यानी कि स्लैग, धातुमल यानी कि क्या होता है, स्लैग होता है। क्या होता है, स्लैग होता है। यह धातुमल यानी कि स्लैग, और साथ ही साथ जो होता है अपना जो है कॉपर, ये दोनों ही द्रव अवस्था में रहते हैं, मतलब कि दोनों ही लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, जिसको
हम क्या करते हैं, बेसेमर परिवर्तक के अंदर इसको डालते हैं। बेसेमर परिवर्तक के अंदर जो होते हैं इसको डालते हैं। याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, जो कॉपर का द्रव है प्लस ये द्रव कॉपर यानी कि लिक्विड कॉपर प्लस यही स्लेग यानी कि धातुमल, ये दोनों ही एक साथ मेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दोनों को एक साथ हम मेट बोलते हैं। क्लियर है? तो मैं मेट वर्ड यूज करूंगा। क्या वर्ड यूज करूंगा? जो आपके लिक्विड कॉपर और स्लेग दोनों होते हैं इसे मेट बोलते हैं अपन। यह मेट जो होता है ये बेसेमर परिवर्तक में डाला जाता है। किस में डाला जाता है? बेसेमर परिवर्तक में डाला जाता है। आइए बेसेमर परिवर्तक को हम अच्छे से देखते हैं, क्योंकि लास्ट स्टेप बची है हमारी बेसेमराइजेशन। बेसेमराइजेशन के बाद या बेसेमरीकरण के बाद जो होता है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, जो मेन एम है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आते हैं हम बेसेमराइजेशन पे। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। बेसेमराइजेशन या इसको हम बोलते हैं बेसेमरीकरण। तो एक बात याद रखना, जो हमारा द्रवित मेट होता है उस मेट को हम इसके अंदर डालते हैं। क्या करते हैं? मेट को इसके अंदर डालते हैं। ये गर्म गैसें जो है बाहर निकल रही है, इधर से जो है गर्म वायु हम प्रवाहित करवाते हैं। तो ये इसमें कुछ छिद्र होते हैं ना, गर्म वायु हम प्रवाहित कराते हैं। ये बेसेमर परिवर्तक का आपका जो है डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, बेसेमरीकरण में जो होता है, बेसेमराइजेशन में क्या करते हैं कि आपका जो प्रगलन यानी स्मेल्टिंग से जो जितना भी कुछ बचा हुआ था, अभी आपका जो है पूरी तरह से गला हुआ जो रह गया, ये इम्प्योरिटीज अभी भी इसके अंदर है। अभी भी क्या होती है, इसके अंदर इम्प्योरिटीज रहती है। वो कुछ सिलिका, कुछ जो होता है आयरन जो है FeSiO3 यानी कि आयरन सिलिकेट जो होता है अभी भी निकलना बाकी है, क्योंकि कुछ बच गया है। तो उस जो बचा हुआ है वह जो होता है वह बेसेमर परिवर्तक में वापस से निकल जाता है। वापस से क्या होता है, निकल जाता है। किस तरह से निकलता है, तो ध्यान से देखिए, है ना। इस बेसेमर परिवर्तक में क्या किया जाता है, उचित मात्रा में, है ना, जितनी क्वांटिटी में अपने को चाहिए इतने क्वांटिटी में हम सिलिका वापस से इसमें डाल देते हैं। जैसे सिलिका डालते हैं तो आयरन ऑक्साइड जो है वह, कुछ आयरन ऑक्साइड अभी भी बचा हुआ है, वह आयरन ऑक्साइड जो होता है वो वापस से जब इसमें गर्म गैसें प्रवाहित की जाती है तो वह O2 गैसें प्रवाहित, गर्म वायु प्रवाहित कर रहा है, मतलब O2 से रिएक्शन, तो वह बना लेता है क्या, Fe। देखो यह जो आयरन सल्फाइड होता है, सॉरी यहाँ पर आयरन सल्फाइड लिख देता हूँ, है ना। आयरन सल्फाइड जो होता है ये, सॉरी आयरन सल्फाइड, हाँ। तो यह जो आयरन सल्फाइड होता है, यह आयरन सल्फाइड वापस से रिएक्शन करता है किससे, क्योंकि FeO बना लेता है और साथ ही साथ SO2 बाहर निकल जाता है। वैलेंस रिएक्शन कर लेना, है ना, मैंने बोला था पहले ही। अब ध्यान से देखिए, यह जो FeO बना है, यह FeO एक बार फिर किससे, अब इसके अंदर सिलिका डाल रखी है ना आपने, तो वह SiO2 से फिर रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने पर बना लेता है FeSiO3। यह पूर्ण रूप से पूरी तरह से अब जो है स्लेग बन चुका है। अब यह स्लेग जो होता है बहुत हल्का होता है। यह स्लेग क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हल्का होता है, और हल्का होने के कारण यह जो होता है इसके ऊपर तैरता रहता है। कहाँ तैरता रहता है, ऊपर तैरता रहता है। तो हम क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। अब बचा क्या है अपने पास, कॉपर सल्फाइड बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, कॉपर सल्फाइड बचा हुआ। तो वह जो कॉपर सल्फाइड होता है, वह कॉपर सल्फाइड ऑक्सीजन, क्योंकि गर्म गैस से प्रवाहित कर रखी है आपने इसके अंदर, तो कॉपर सल्फाइड जो होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है। किससे क्रिया करता है, वही कॉपर सल्फाइड जो होता है वह कॉपर सल्फाइड ऑक्सीजन से क्रिया करता है। इधर लिख रहा हूं मैं, वही कॉपर सल्फाइड जो होता है
2s किससे रिएक्शन करता है, O2 से जब रिएक्शन करता है तो वह क्या क्या बना लेता है आपका, तो वह बना देता है आपका Cu2O बना लेता है, प्लस SO2 बाहर निकाल देता है। क्या निकाल देता है, SO2 वह बाहर निकाल देता है। अब चाहे तो इसको बैलेंस कर ले, बैलेंस करने के लिए मैंने वीडियो को बना रखे हैं, 2 लगाएंगे यहाँ, 3 लगाएंगे यहाँ, फिर 2 लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4 है ना, इस 2 है तो यहाँ भी आपको 2 लगाना पड़ेगा है ना, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 सही, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 3 दूना 6, 2 दूना 4 6, क्लियर है ना। तो इस तरह से आपको जो है बैलेंस रिएक्शन करनी पड़ेगी। अगली बात आती है कि यह जो Cu2 है, यह जो Cu2O बचा है, यह Cu2O फिर रिएक्शन करता है किसके साथ, जो बचा कुचा Cu2S होता है उसके साथ फिर से रिएक्शन कर लेता है, Cu2S के साथ वापस से जब रिएक्शन करता है ना, तो अब रिएक्शन करने पर वही इसके आगे 2 पहले से लगा हुआ है ना, ये लो 2 ही इसकी मात्रा ले लो है ना, क्योंकि करना पड़ेगा आपको। तो देखिए कितने कार्बन है, 2 दूना 4 और 2 6, 2 दूना 4 और 2 6 कार्बन है, तो ये बना लेंगे आपके 6 कॉपर। क्या बना लिया, 6 कॉपर, प्लस अब निकल क्या जाएगा, S यहां से निकलेगा और 2 ऑक्सीजन ये है तो ये बनाएगा SO2, ये ऊपर की ओर निकल जाएगी और आपको क्या मिल गया, देखिए आपको जो है क्या मिल गया, आपको कॉपर मिल गई है, ध्यान से देखो आपको क्या मिल गई है, कॉपर मिल गई है। यह जो कॉपर होती है, यह कॉपर अब बिल्कुल कैसी है, गर्म कॉपर है ना। यह जो गर्म कॉपर होती है इसको क्या किया जाता है, जो सिलिका होती है उस सिलिका के एक बड़े से टैंकर के अंदर जो है उड़ेल दिया जाता है। तो क्या होता है, जब जब उड़ेलने के बाद इसको ठंडा किया जाता है, तो इसको जब ठंडा किया जाता है तो ये क्या करती है, अपने अंदर जो गैस होती है वो गैस है, ये SO2 गैस जो होती है वह निकलने लगती है, और जितनी बची कुची SO2 गैस निकलने लगती है, जैसे ही यह गैस निकलती है तो क्या होता है, जो कॉपर होती है वह कॉपर में बुलबुले उत्पन्न होने लग जाते हैं और छेद से हो जाते हैं या फिर फफोले पड़ जाते हैं। तो यह कॉपर में जो फफोले पड़ते हैं, इस कारण से इस कॉपर को हम क्या बोलते हैं, फफोलेदार तांबा बोलते हैं, फफोलेदार तांबा इसे बोला जाता है। और यही फफोलेदार तांबा जो होता है इसमें 98% शुद्ध कॉपर मिलता है अपने को, 98% प्योर कॉपर आपको मिलेगा, प्योर कॉपर आपको मिलता है। तो इस तरह से आपकी जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर कंप्लीट होती है। बेसिमराइजेशन जो होती है, यह डायग्राम आपका जो है पूछेगा कोई नहीं, लेकिन आपके आइडिया होना चाहिए दिमाग के अंदर। अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, जो कि 100% आपकी एग्जाम के अंदर जो है आपको एक तरह से जो है बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा कि भाई एग्जाम में ये चीजें आ गई है और फाइनली वो चीजें आती है। तो इस कारण से मैं नेक्स्ट वीडियो सिर्फ उन्हीं वही इंपॉर्टेंट और मोस्ट चीजों के ऊपर ही नेक्स्ट वीडियो जो है इस प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसेस एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर मैं बनाने वाला हूं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले आपको।